हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। जी हाँ बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने माइटोसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किया था। आज हम लोग टारगेट करके आए हैं कि पूरा का पूरा माइटोसिस और सेल साइकिल का जो पार्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। कमर कस लीजिए, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन जरूर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं माइटोसिस। बच्चा लोग नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए और चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास को। लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कशन हुआ था बच्चा? लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कशन हुआ था? लास्ट क्लास में आपको हम पढ़ा रहे थे सेल साइकिल। किन किन बच्चों को याद है? किन किन बच्चों को याद है लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा? सेल साइकिल। अब आपको जब हम सेल साइकिल पढ़ा रहे थे बच्चा लोग, तब आपको क्या बताए थे? जब आपको सेल साइकिल पढ़ा रहे थे बच्चा लोग, तब आपको क्या बताए थे कि जो भी सेल होता है, हम लोगों के बॉडी का जो भी सेल होता है वो एक चक्र में होता है, वो एक साइकिल में होता है, जिसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस के बारे में बात किया गया था। जी हाँ, आज उसी के ऊपर तो चर्चा है, आज पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो सेल साइकिल को एक बार फिर से ड्रॉ किया जाए बच्चा। क्या बताए थे आपको कि सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं जिन पे हम लोग को चर्चा करना है, जिसमें आपको याद होगा G1, फिर याद होगा S, उसके बाद याद होगा G2 और फिर अल्टीमेटली M। डायग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए, एक सेकेंड। G1 S G2 M, थोड़ा सा ड्यूरेशन गलत समझ लो हो गया। ये G1, ये S, ये G2 M, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा बच्चा लोग। ये G1, ये S, ये G2 और ये M। तो आपके सेल साइकिल में टोटल ऐसे आपको G1 S G2 M फेजेस दिखने वाले हैं। 4 फेजेस समझ लो। आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे ना बच्चा, क्या बताए थे आपको लास्ट क्लास में बच्चा? लास्ट क्लास में हम आपको ये बताए थे कि हम लोगों का जो सेल साइकिल है उसको तुम लोग मेजर बड़े बड़े मोटा मोटी तौर पे 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। याद है आपको? मोटा मोटी तौर पर, बड़े बड़े तौर पर 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को क्या बोलते हैं? एम फेज। एक को क्या बोले थे बच्चा? इंटरफेज, और दूसरे को क्या बोले थे? एम फेज। तो यही जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास वाला ही थोड़ा टॉपिक आपको कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि याद आ जाए। इंटरफेज और एम फेज याद कीजिए। आपको बताए थे कि इंटरफेज आपके सेल का 95% टाइम लेगा, यानी कि सेल अपने साइकिल में 95% टाइम किस फेज में रहेगा बाबू? इंटरफेज में। और सिर्फ 5% टाइम किस में रहता है? एम फेज में। तो आपको याद होगा आपको कि ह्यूमन सेल का आपको एक एग्जांपल दिए थे। याद कीजिए बच्चा, आपको ह्यूमन सेल का एक एग्जांपल दिए थे कि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। उस 24 घंटे में से 23 घंटा, कितना देर बच्चा लोग? 23 घंटा सेल किस फेज में रहता है? सेल रहता है इंटरफेज में। और सिर्फ बाबू, और सिर्फ 1 घंटा रहता है सेल किस फेज में? एम फेज में। यानी कि इंटरफेज काफी बड़ा है, काफी लंबा है। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताए थे कि इंटरफेज में सेल क्या करता है? तो आप बोल सकते हैं इंटरफेज में सेल करता है सर प्रीपरेशन। प्रीपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रीपरेशन का मतलब होता है तैयारी। सेल क्या करता है बच्चा? सेल करता है तैयारी। किस चीज की तैयारी करता है सेल? डिवाइड करने का। क्योंकि आगे आने वाला जो एम फेज है, इसी फेज में सेल क्या करेगा बच्चा? इसी फेज में सेल डिवाइड करेगा। इसी फेज में क्या करेगा? इसी फेज में सेल डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने का जो प्रिपरेशन, डिवाइड करने के लिए जो तैयारी करने वाला फेज है, वो कौन सा फेज है? वो एम फेज है, जिसमें अधिकतर टाइम बिताना है। और इस एम फेज में जो तैयारी चलेगी उसको 3 अलग अलग फेज में बांटा गया है। एम फेज बोल दिए, सॉरी, इंटरफेज में जो तैयारी चलेगी उसको 3 अलग अलग फेज में बांटा गया है, G1, S एंड G2। जिस तरीके से आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक करोगे, लेकिन एग्जाम तो आपको थोड़ा देर के लिए देना है।
3 घंटा 15 मिनट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कितना देर करते हो, सालों साल प्रिपरेशन करते हो। उसी तरीके से सेल को एम फेज में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, लेकिन इस 1 घंटे में डिवाइड करने के लिए सेल जो है वो 23 घंटा का समय लेगा अपना तैयारी करने के लिए, अपना प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर 3 फेजेज है बाबू, G1, S और G2, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, कुछ भी भूल जाना लेकिन एस फेज ना भूलना, कुछ भी भूल जाना लेकिन एस फेज ना भूलना। इस फेज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकदम रेडी रहिएगा। पहले हम आपको सबका फुल फॉर्म बता रहे, जल्दी से फुल फॉर्म बता रहे। सर G1 फेज का क्या फुल फॉर्म है? G1 का फुल फॉर्म है बच्चा गैप 1, क्या बोलेंगे इसको? गैप 1। S का क्या फुल फॉर्म है? S फॉर सिंथेसिस, क्या बोलेंगे बच्चा? S फॉर सिंथेसिस। और फिर आखिरी G2 का नाम है गैप 2। तो गैप 1, G1, S सिंथेसिस, G2 यानी कि गैप 2। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ G1 पता हो। आपसे कोई पूछ लेगा कि G1 का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे भाई G1 का मतलब तुमको पता नहीं, गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन करना, आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। क्या पॉइंट है सर, क्या जरूरी है? G1 और S के बीच में, थोड़ा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, G1 और S के बीच में छोटा सा एक और फेज होता है जिसको G0 कहते हैं। हालांकि ये सेल साइकिल में हम इसको काउंट नहीं करते, G1, S, G2 भी बोला जाता है, लेकिन ये एक G0 नाम का एक छोटा सा फेज है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? G0 फेज क्या होता है, क्या होगा इस फेज में? तो G1 और S के ये बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। G1 और S के बीच में होता है, S के बाद कभी भी मत बनाओगे, हमेशा G1 और S के बीच में आपको बनाना है G0 फेज। तो ये G0 फेज है क्या सर, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको हमको थोड़ा सा G0 फेज समझाना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन एक छोटा डिस्कशन बनता है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कैसे करोगे। तो आपके सेल साइकिल में जो G0 फेज है बाबू, इसका दूसरा नाम क्वीसेंट फेज भी है। क्या बोलते हैं इसको? क्वीसेंट फेज। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सर इस फेज में क्या होता है। भाई आपके शरीर में, हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के अंदर में टोटल 3 प्रकार का सेल होता है बाबू, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, किसके आधार पे, किसकी बुनियाद पे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कुलिया के तकसीम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। हम लोगों के शरीर में कोशिका विभाजन के आधार पर, कुलिया के तकसीम के आधार पर 3 प्रकार के, 3 टाइप के सेल देखे जाते हैं। कौन कौन सा टाइप ऑफ सेल? नंबर वन, ऐसा सेल जो लगातार डिवाइड करता रहता है, ऐसा सेल जो लगातार डिवाइड करता रहता है, यानी ऐसा सेल जिसमें अधिकतर टाइम सेल डिवीजन होता रहता है, ऐसे सेल को बोलते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल का मतलब होता है लगातार डिवाइड करने वाला। वो लगातार G1, S, G2M 2 सेल बन गया, फिर G1, S, G2M फिर 2 सेल बन गया, फिर G1, S, फिर G2M ये 2 सेल बन गया। ये साइकिल कंटिन्यू होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। ये जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है, अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा इसका एक एग्जांपल दे दो, तब आप बोलोगे सर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल का एग्जांपल हो सकता है हम लोग का स्किन सेल। क्या एग्जांपल हो सकता है बच्चा? एग्जांपल हो सकता है हम लोग का स्किन सेल। आपके स्किन में जो सेल प्रेजेंट हैं वो होते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, यानी कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं। दूसरे टाइप में आते हैं, दूसरे टाइप में आप बोलिएगा सर ओकेशनली डिवाइडिंग सेल। ओकेशनली डिवाइडिंग सेल का मतलब ऐसे सेल जो जरूरत पड़ने पे डिवाइड करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, यानी कि हर टाइम नहीं करते हैं, लेकिन अगर नीड हो, अगर जरूरत हो तो ये सेल डिवाइड कर सकते हैं। हर टाइम तो नहीं करते हैं लेकिन कर सकते हैं, नीड पड़ने पर, काम पड़ने पर,
जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, जैसे कि लीवर का सेल। किसका सेल बच्चा? जैसे कि लीवर का सेल। नीड पड़ेगा, ये डिवाइड करेगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति का लीवर है वो थोड़ा डैमेज हो गया, लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो मान लेते हैं कि डॉक्टर क्या किया, कुछ पार्ट उसका काट दिया, तो लीवर का सेल डिवाइड करके फिर से लीवर को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कब? जब नीड होगा तब, जब जरूरत होगी तब। तो एक सेल का टाइप है जो लगातार डिवाइड करता है, जैसे कि स्किन सेल। एक सेल का टाइप है जो जरूरत पड़ने पे करेगा, टाइम आने पे करेगा। और तीसरा जो टाइप होता है बाबू सेल का, तीसरा जो टाइप होता है सेल का, ये बोलता है भाई हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं नेवर डिवाइडिंग सेल। क्या बोलते हैं बाबू इस सेल को? इस सेल को हम लोग बोलते हैं नेवर डिवाइडिंग सेल, कभी डिवाइड नहीं करने वाला सेल। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? आप एग्जांपल दे सकते हैं न्यूरॉन। आपका बॉडी में बाबू जो न्यूरॉन के सेल होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं हार्ट सेल। आपके हृदय में यानी कि आपके दिल में जो सेल प्रेजेंट है वो भी डिवाइड नहीं करता है। तो ये सर आप G0 फेज पढ़ाते पढ़ाते यहाँ कहाँ चले गए? अब आपको ये समझना है बाबू कि अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है अभी या कभी नहीं, जैसे अभी का मतलब है ओकेशनली डिवाइडिंग सेल, जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना है, अभी नीड नहीं है। और नेवर डिवाइडिंग सेल तो बोलता है चाहे जरूरत पड़े चाहे नहीं पड़े हम करवे नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर ये दोनों सेल कभी डिवाइड करेगा ही नहीं तो ये तो सेल साइकिल में जाएगा कैसे? क्योंकि जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा G1S G2M सेल को डिवाइड कर जाना चाहिए, G1S G2M सेल को डिवाइड कर जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो ठीक है सर, पहले नंबर वाले के लिए तो ओके ये कॉन्सेप्ट कि G1S G2M डिवाइड कर गया, G1S G2M डिवाइड कर गया, लेकिन ओकेशनली डिवाइडिंग सेल और नेवर डिवाइडिंग सेल का क्या होगा? तब आपको बताना पड़ेगा कि सर देखिए हमारे सेल साइकिल में एक छोटा सा गैप है, हमारे एक सेल साइकिल में एक छोटा सा विंडो है जिससे कोई सेल चाहे तो सेल साइकिल से पतली गली पकड़ के थोड़ा बाहर निकल सकता है, और उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? G0 फेज। तो तुम मान सकते हो एक तरीके से कि G0 फेज तुम्हारे सेल का एक रेस्टिंग फेज है, एक ऐसा फेज जिसमें अगर ये सेल चला जाए तो ये सेल काम तो करेगा, यानी कि ये सेल एक्टिव तो होगा, लेकिन ये डिवीजन नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो G0 फेज है उसमें हमारे बॉडी के कुछ ऐसे सेल चले जाते हैं जिनको अभी नहीं डिवाइड करना या जिनको कभी नहीं डिवाइड करना, यानी कि ओकेशनली डिवाइडिंग सेल और नेवर डिवाइडिंग सेल। ये सेल आपको सेल साइकिल के किस फेज में दिखेंगे? ये सब सेल आपको सेल साइकिल के G0 फेज में दिखेंगे। अदरवाइज जो सेल नॉर्मली हर टाइम डिवाइड करता रहता है वो G0 फेज में नहीं जाता, वो G1S G2M को फॉलो करता है। लेकिन अगर सेल को डिवाइड ना करना हो तो वो G0 फेज में जा सकता है। ओके, क्लियर हो गया? तो G0 फेज का दूसरा नाम आपको क्या बताएं? क्विसेंट फेज। अब आते हैं हम लोग अपने नॉर्मल सेल साइकिल में, G1S और G2। आपको बोला गया कि इन सभी फेजेस में G1 में, S में, G2 में सेल क्या करेगा? सेल तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा। जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन में कैसे प्लान बनाते हो कि मेरे अक्टूबर मंथ तक ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नवंबर तक इसको रिवाइज कर लेंगे, दिसंबर के बाद हम जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप टाइमिंग के हिसाब से प्रिपरेशन को डिसाइड करते हो, वैसे ही सेल एम फेज में जाने से पहले भी अपने प्रिपरेशन को डिसाइड करता है कि उसको कब क्या करना है। तो G1 में क्या करना है, S में क्या करना है, G2 में क्या करना है, ये सारी तैयारी को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे और फिर सेल को भेजेंगे एम फेज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से कि सेल अपने G1 फेज में क्या करेगा। G1 यानी कि गैप 1 फेज। गैप 1 फेज में सेल क्या करेगा? अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं, सेल का साइज 2 गुना हो जाएगा, यानी सेल अपना साइज को बड़ा करेगा। क्या करेगा बाबू? अपने साइज को बड़ा करेगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको एक सिंपली सेंटेंस में बता सकता है, सेल ग्रोथ होगा। क्या होगा? सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब है सेल का साइज में बड़ा होना। सेल अपने साइज में 2 गुना हो जाएगा। किस फेज में होगा ये वाला काम? G1 फेज में। सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? सेल का साइज 2 गुना हो जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, सेल प्रोटीन और आरएनए
बनाएगा। सेल का जो नॉर्मल काम होता है बाबू, सेल का जो नॉर्मल काम होता है वो प्रोटीन और आरएनए बनाने का होता है। यानी कि सेल जब अपना डिवीजन में जाएगा, मान लेते हैं कि लीवर सेल में ये डिवीजन चलना शुरू हुआ, लीवर सेल में ये गैप 1 फेज स्टार्ट हुआ, तो अगर सेल डिवीजन करने जाएगा तो क्या सेल अपना काम करना छोड़ देगा? तो तुम्हारा लीवर काम करना बंद नहीं कर देगा। तो अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनएक्टिव हो जाए, सेल एक्टिव रहेगा, सेल काम करेगा। और सेल जब भी काम करता है तो सेल प्रोटीन भी बनाता है और सेल आरएनए भी बनाता है। तो गैप 1 फेज में हम लोग ये लिख करके क्लियर कर रहे हैं कि सेल जो होगा वो आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। तीसरे पॉइंट में बताएंगे सेल एक्टिव, सेल एक्टिव रहेगा। सेल कैसा रहेगा बाबू? सेल एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा मतलब सेल अपना काम करता रहेगा। बस ये 3 पॉइंट बाबू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट है बच्चा, जिसमें हम लोग ये बताएं कि सेल अपने साइज का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेल डिवाइड कर गया और अपने साइज का वो 2 गुना ना हुआ तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा, फिर वो डिवाइड किया तो और छोटा आ जाएगा, फिर वो डिवाइड किया तो और छोटा आ जाएगा, तो सेल खत्म हो जाएगा, यानी कि छोटा होता चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डिवीजन से पहले सेल अपने साइज को 2 गुना कर लेता है। तो G1 फेज में आपको ये 3 पॉइंट लिखना है बाबू। आगे बढ़े, अब आता है हम लोग का S फेज। जी हाँ बच्चों, वो फेज जिसके बारे में आपको कई मर्तबा बोला गया कि ये फेज बहुत मुश्किल है, इस फेज को अच्छे से समझोगे अच्छा बच्चा यहाँ पे फंस जाता है। एस फेज जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं, इसमें काम तो एक ही होता है लेकिन बहुत जबरदस्त काम होता है। क्या काम होता है? यहां पर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है बाबू इसमें? डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसी को तो आपको अच्छे से समझना है कि सर डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। तो आप बोलिएगा सर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है मेरे न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है उसका एक और कॉपी बनाना। क्या करना? एक और कॉपी बनाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है बच्चा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है सेल का एक जेरोक्स कॉपी बनाना। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है सेल का एक जेरोक्स कॉपी बनाना। जेरोक्स कॉपी यानी कि एग्जैक्टली सेल का नहीं, सॉरी, डीएनए का एक जेरोक्स कॉपी बनाना, यानी एग्जैक्टली जैसा डीएनए आपके सेल में था उसको जस्ट डबल कर देना। यानी मान लेते हैं कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, हाँ जी न्यूक्लियस बनाया जाए, यहाँ बना जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि ये है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है ये आपका डीएनए, ये आपका डीएनए। तो आपका जो सेल है वो इस फेज में इस डीएनए को क्या करेगा? इस डीएनए, मान लो ये आपका डीएनए है, इस फेज में आपका डीएनए क्या करेगा? इसको जस्ट डबल कर देगा आप, इसको जस्ट डबल कर देगा, यानी कि डीएनए का एक और कॉपी तैयार किया जाएगा। तो डीएनए का जो कॉपी तैयार करने वाला प्रोसेस है, डीएनए का जो कॉपी तैयार करने वाला क्रिया है, उसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि जब डीएनए का जेरोक्स कॉपी रेडी करेंगे तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसको एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस फेज से पहले, बिफोर एस फेज, इस फेज से पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू। इस फेज से पहले आपको बोला गया इस फेज से पहले अगर डीएनए था x, यानी कि डीएनए का अमाउंट कितना था, डीएनए का मात्रा कितना था, x था। अगर इस फेज से पहले डीएनए का मात्रा या डीएनए का अमाउंट x था, तो बताओ इस फेज के बाद डीएनए का मात्रा या डीएनए का अमाउंट कितना होगा? बिफोर इस फेज एंड आफ्टर इस फेज, कौन बच्चा बता सकता है? इस फेज में अगर डीएनए था x, इस फेज से पहले अगर डीएनए था x, तो इस फेज के बाद डीएनए का वैल्यू कितना होगा? इसका आंसर है सर, आप अगर ये x था और आपने क्या किया सर, एक और x बना दिया, यानी कि इसको डबल कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया, तो सर 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर आंसर आ जाएगा सर 2x। तो अगर हम लोगों के डीएनए का कंटेंट इस फेज से पहले था x, तो अब कितना हो गया है? कितना हो गया है 2x। अगर इस फेज से पहले था x, तो अब कितना हो गया है 2x। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे।
अगर आपको बोला जाए कि एस फेज से पहले डीएनए का कंटेंट कितना था, आप बोलिएगा कि सर एस फेज से पहले डीएनए का कंटेंट था एक्स। अगर हम तुमको बोलें कि इस एक्स डीएनए से 46 क्रोमोसोम बन सकता है, तो मानोगे इस बात को? एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल करोगे। हम लोग के एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। तो अगर मेरे पास में एस फेज से पहले डीएनए का अमाउंट था एक्स, और इस एक्स अमाउंट ऑफ डीएनए से, एक्स मात्रा डीएनए से हम लोग 46 क्रोमोसोम बना सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब एस फेज हो जाएगा तो अब डीएनए का अमाउंट तो बढ़ करके हो गया है 2x। तो अब बताओ, अगर x डीएनए से 46 क्रोमोसोम बन सकता है तो 2x डीएनए से कितना क्रोमोसोम बनेगा? अगर x क्रोमोसोम से 46, x डीएनए से 46 क्रोमोसोम बन सकता है तो 2x डीएनए से कितना क्रोमोसोम बनेगा? तो बच्चा सोचेगा कि अगर x से 46 है तो 2x से उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि बच्चा यहां पर आंसर करेगा कि सर यहां पर तब 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। सही है? सही है? नहीं है, नहीं है। 46 क्रोमोसोम अगर आपका x में था तो 2x में 92 क्रोमोसोम सही नहीं है। तो सवाल उठता है सर सही क्या है? फिर सवाल उठता है कि सर फिर सही क्या है? आप बोलिएगा सर सही ये है कि अगर x से बना है 46 तो 2x से भी 46 ही बनेगा। ये क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब? अगर x से बना है 46 तो 2x से भी 46, ये कैसे होगा सर? पहले x था तो 46 बना, अब 2x है तो 46 बनेगा। ऐसा मान लो कि तुम एक दिन जाते हो जहां पर मिट्टी का बर्तन बनता है वहां, और वहां पर मिट्टी पड़ी हुई होती, मान लो 10 किलो मिट्टी, एक एग्जाम्पल। तो तुम उससे पूछे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे, तुम्हार जिन्हें बोलते हैं शायद, अब उनसे पूछे कि भाई इस 10 किलो मिट्टी से कितना चुक्का बन सकता है? तो बोले कि भाई देखो, इस 10 किलो मिट्टी से मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कि हम 50 चुक्का बना सकते हैं। तो तुमने क्या बोला? अच्छा 10 मिट्टी से 50 चुक्का बन सकता है, 10 मिट्टी से 50 चुक्का बन सकता है। फिर तुम बोले एक काम करते हैं, मिट्टी को डबल कर देते हैं, 10 के बजाय 20 कर देते हैं। अब कितना चुक्का बना पाओगे? तो कोई नॉर्मल इंसान तो यही बोलेगा ना कि 100 चुक्का बन जाएगा, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं नहीं, 10 किलो मिट्टी से भी 50 चुक्का, 20 किलो मिट्टी से भी 50 चुक्का। ये क्या लॉजिक है सर? ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? यही तो कॉन्सेप्ट है सर कि x डीएनए से भी 46 क्रोमोसोम और 2x डीएनए से भी 46 क्रोमोसोम। ये क्या बात हुई सर? अभी आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। अगर आप x क्रोमोसोम से, सॉरी, x डीएनए से अगर क्रोमोसोम बनाओगे तो कितना क्रोमोसोम बनेगा? कितना क्रोमोसोम बनेगा? 46। और वो क्रोमोसोम दिखने में कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? देखो ऐसा होगा। ये कितना क्रोमोसोम है बच्चा? कितना क्रोमोसोम है? ये है एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। और ऐसा ऐसा कितना क्रोमोसोम तुम बना पाओगे? ऐसा ऐसा तुम कितना क्रोमोसोम बना पाओगे? ऐसा ऐसा 46 बना। लेकिन बोलोगे सर 2x डीएनए से भी तो आप वही बात बोल रहे हैं, 2x डीएनए से भी तो आप वही बात बोल रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम ही बनेगा। क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम ही बनेगा। तो बाबू अगर 2x डीएनए से 46 क्रोमोसोम बनाओगे तो वो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा। यही तो डिफरेंस है। अब तुमसे पूछा जाएगा ये कितना क्रोमोसोम है? तुम बोले एक। तुमसे पूछा जाएगा ये कितना क्रोमोसोम है? बाबू ये भी एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। और ऐसा ऐसा कितना क्रोमोसोम बनेगा? ऐसा ऐसा 46 बनेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले अगर क्रोमोसोम बनता, अगर बनता तो ऐसा ऐसा 46 बनता। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब डीएनए डबल हो चुका है तो अब जो क्रोमोसोम बनेगा वो ऐसा ऐसा 46 बनेगा। तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? यानी कि जो ये वाला क्रोमोसोम हम लोग बनाए एस फेज से पहले और ये वाला जो क्रोमोसोम बनाए एस फेज के बाद, इनको दोनों क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तुम बोलोगे सर देखिए हम आपको डिफरेंस बताते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। जो समझदार बच्चा है, जो अच्छे से हम लोग के लेक्चर को देख रहा है, क्लास को समझने की कोशिश कर रहा है, वो लॉजिक समझ रहा होगा। वो देखा होगा कि यहां पर एक हाथ बढ़ गया है क्रोमोसोम का,
जहां यहाँ पर एक हाथ है वहीं यहाँ पर क्रोमोसोम का 2 हाथ या 2 आर्म हो गया है। अब इसको आर्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमाटिड। हाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमाटिड। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें एक ही क्रोमोसोम है और एक ही हाथ भी है, यानी 1 क्रोमोसोम है और 1 क्रोमाटिड है। क्या है बाबू? 1 क्रोमोसोम है और 1 क्रोमाटिड है। एक ही क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमाटिड है। लेकिन यहां पे ध्यान दो, यहां पर एक क्रोमोसोम तो है लेकिन इसमें 2 क्रोमाटिड है। अब 2 क्रोमाटिड कौन कौन सा है? देखो, ये हो गया एक क्रोमाटिड और ये हो गया दूसरा क्रोमाटिड। तो एक क्रोमोसोम में यहां पर कितना क्रोमाटिड हुआ बाबू? एक क्रोमोसोम पे यहां पर हो गया 2 क्रोमाटिड। तो कॉन्सेप्ट क्या है पता है तुमको? कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब मेरा डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो क्रोमोसोम का संख्या नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम 46 का 46 ही रहेगा बाबू। बढ़ क्या जाएगा? बढ़ क्या जाएगा? कोई बच्चा चाहे तो बोल सकता है सर देखिए क्रोमाटिड बढ़ जाएगा। अब कोई बच्चा बोले तो यहां पे समझ में आए कि सर देखिए अब हमको बात समझ में आ गया है, अगर एस फेज से पहले देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगा और 46 ही क्रोमाटिड भी होगा सर, ऐसा ऐसा 46 रहेगा। लेकिन सर अगर हम 2x वाले में देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगा लेकिन 92 क्रोमाटिड होगा, 92 क्रोमाटिड होगा। यही तो बच्चा लोग गच्चा खा जाता है। बच्चा को लगता है कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। बच्चा को क्या, यहाँ से कुछ टीचर को भी लगता है क्रोमोसोम ही का नंबर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, लिख लो, गिट्ठा मार लो, पढ़नी में रख लो, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, डबल क्या होगा? डबल होगा क्रोमाटिड, 46 क्रोमोसोम और 92 क्रोमाटिड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब हम लोग जब क्रोमोसोम बनाएंगे प्रोफेज में तो ऐसा वाला क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। क्यों ऐसा वाला बनाएंगे? क्योंकि इस फेज के बाद क्रोमाटिड डबल हो चुका है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, जो बच्चा ध्यान से देख रहा है उसके लिए एक क्वेश्चन, जो बच्चा ध्यान से देख रहा है उसके लिए एक क्वेश्चन। अगर एक सेल है उसके अंदर में, अच्छे समझो, अगर एक सेल है उसके अंदर में टोटल 10 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम है। ध्यान देख, अगर एक सेल है और उसके अंदर में टोटल कितना क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम। तब आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर इस फेज के बाद इस सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, कितना क्रोमोसोम होगा और कितना क्रोमाटिड होगा। कितना क्रोमोसोम होगा, कितना क्रोमाटिड, ये क्वेश्चन हो। आप इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। एक सेल है जिसमें 10 क्रोमोसोम है, तो इस फेज के बाद इस सेल में क्रोमोसोम का संख्या कितना होगा, क्रोमाटिड का कितना संख्या होगा। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसका सही आंसर कर सकता है। आगे बढ़े बच्चा लोग, आगे बढ़े। चलिए अब हम आपको क्या बताते हैं, जीवन फेज हो गया, आपको बता दिए क्या क्या होगा जीवन में। उसके बाद एस फेज हो गया, एस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझे, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट समझे। अब हम आपको बता रहे हैं कि गैप 2 यानी कि G2 फेज में क्या होगा। बस ये हम लोग का आखिरी फेज है, इसके बाद हम लोग M फेज में एंटर कर जाएंगे। ये है मेरा गैप 2 फेज यानी कि G2 फेज। और G2 फेज में आप क्या लिखेंगे? G2 फेज में लिखेंगे सेल एक्टिव रहेगा, यानी कि सेल अभी भी अपना काम कर रहा है, सेल अपना काम छोड़ा नहीं है। नंबर 2, ये जरूरी चीज है, जरूरी, ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में लिखना है तो एसेंशियल, यानी कि जरूरी प्रोटीन और एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम बनाए जाएंगे। क्या किया जाएगा बाबू? प्रोटीन और एंजाइम बनाया जाएगा। वो प्रोटीन वो एंजाइम जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, सेल डिवीजन के लिए नीडेड है, सेल डिवीजन में चाहिए, एम फेज में यूज होगा, वैसा प्रोटीन और वैसा एंजाइम बनाया जाएगा। किस फेज में बनाया जाएगा बाबू? गैप 2 फेज में। एक और पॉइंट, सेल ऑर्गेनेली। अब ये क्या चीज है सर? सेल ऑर्गेनेली दो गुना हो जाएंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि सेल ऑर्गेनेली
ये सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल के अंदर पाया जाने वाला कुछ स्ट्रक्चर है जो हम लोग के सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सब सेल ऑर्गेनेली नहीं, सब सेल ऑर्गेनेली नहीं, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोजोम। क्या नाम है? सेंट्रोजोम। तो हम लोगों के हर सेल में एक सेंट्रोजोम होता है बाबू। कितना सेंट्रोजोम होता है? एक सेंट्रोजोम। लेकिन सेल डिवीजन के समय ये भी 2 गुना हो जाता है। सेंट्रोजोम का क्या काम है आगे पढ़ने वाला है। तो सेंट्रोजोम भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना करने वाला काम भी किस फेज में होगा? गैप 2 फेज में। तो क्या क्या पॉइंट कवर किए? सेल एक्टिव रहेगा, जरूरी या फिर एसेंशियल प्रोटीन और एंजाइम बनाएगा, और सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम सेंट्रोजोम है वो 2 गुना हो जाएगा। सेंट्रोजोम का क्या काम है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का G1 भी कंप्लीट, S भी कंप्लीट, G2 भी कंप्लीट। अब मेरा सेल तैयार है बाबू, अब मेरा सेल रेडी है कि वो सेल डिवीजन में जाएगा। तो हम आपको एम फेज का थोड़ा स्टार्टिंग का पॉइंट बताएंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, सोचे तो थे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझा पाए। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर बाबू, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज खत्म करेंगे। मियोसिस भी उसी में पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और उम्मीद करते हैं कि अगला लेक्चर जो होगा वो एंड वाला लेक्चर होगा। लेकिन अभी एम फेज का थोड़ा पॉइंट समझ के जाना है ताकि नेक्स्ट डे सीधा प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चा लोग, अब पूरी तैयारी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एम फेज पर। पूरी तैयारी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एम फेज पर। अब एम फेज में आपको 2 काम करना है बच्चा। एम फेज में आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम नाम है कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम बाबू? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि खुलिया की तकसीम, यानी कि केंद्र का विभाजन, केंद्र का विभाजन। उसके बाद नंबर 2 में आपको करना है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन। यानी कि बाबू अब टाइम आ चुका है कि तुम्हारा सेल डिवाइड करे। तो सेल को डिवाइड करने के लिए आपको 2 काम करना है बाबू। आपको पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करवाना है, फिर साइटोप्लाज्म को। यानी कि अगर तुम किसी सेल को डिवाइड करते हुए देखोगे, ये सेल है और ये है उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस, तो सबसे पहले एक सेल होगा और उसमें 2 न्यूक्लियस बनेगा। यानी कि ये सबसे पहला स्टेप है बाबू। एक सेल में पहले 2 न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, केंद्र डिवाइड करके 2 हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इस सेल को साइटोकाइनेसिस करके काट के 2 भाग में अलग कर दिया जाएगा, और इस तरीके से एक सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। तो ये कैरियोकाइनेसिस कैसे होगा, ये साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट जरूर से कीजिएगा। जो भी बच्चा सबसे पहला कमेंट करेगा उस बच्चे को हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, और मेरी साइड से, मेरी तरफ से एक गिफ्ट उस बच्चे को भेजा जाएगा जो बच्चा सबसे पहला कमेंट करेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।